नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट टाइप पर स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो यह हो जाएगा 200 से 280 नैनोमीटर, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी, इसलिए जो है ऑप्शन बी 200 से 280 नैनोमीटर उत्तर जो है वह सही होगा। नेक्स्ट है, सौर विकिरण निम्न में से किस पर्स में दिखता है? पर्स नहीं है, परास होगा। किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, तो यह होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो यह होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तो कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, प्रकाश सीधी दिशा में चलती दिखाई प्रतीत होती है, क्योंकि प्रकाश सीधी दिशा में या सीधी रेखा में चलती दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए प्रकाश हमें सीधा या सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वेग अत्यधिक है? निम्नलिखित में से किसका वेग जो है वह अत्यधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो वह प्रकाश का वेग जो है वह अधिक होता है बाकी सबों से। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। इनमें से किस में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो वह होता है निर्वात में। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कांच। जिस वस्तु या पदार्थ का आवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच
का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। कांच, निर्वात, जल और वायु में सबसे ज़्यादा जो है वह अपवर्तनांक जो है वह कांच का ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वह निम्नलिखित में से क्या हैं? प्रकाश तरंगों के वायु में कांच में जाने पर जो चर या वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वह निम्नलिखित में से क्या हैं? तो वह है तरंग दैर्ध्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो वह है आवृत्ति। नेक्स्ट है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? आज का 13वां क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। इनमें से कौन सा गैस प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो वह है नियॉन। आंसर डी हो जाएगा। नियॉन गैस विसर्जन लैंपों यानी कि डिस्चार्ज लैंप्स एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपरिवर्तित प्रकाश किरणों में व्यक्तीकरण होता है। इस परिघटना के परिणामतः वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है, मतलब किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि हीरे से कांच में। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है या होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? तो वह है पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्राकृतिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो वह होता है प्रकाश तरंग में। तंतु प्राकृतिकी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के रूप में भेजी जाती है। नेक्स्ट है,
मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। आंसर डी हो जाएगा। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक एंडोस्कोप है, इनमें से एंडोस्कोप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। एक एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है। इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी, पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। नेक्स्ट है, मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण को देखता है। नेक्स्ट है, मरीचिका का बनना उदाहरण है। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो वह है कुल आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो वह इसलिए क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे चमकते हैं। नेक्स्ट है, उचित रीति कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत का कारण है कि उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तकनीक का नाम क्या है? तो वह है होलोग्राफी। आंसर डी हो जाएगा। होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफ का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
इनमें से किसका प्रयोग त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि होलोग्राफी। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पर जाती है सभी पारदर्शी माध्यम से। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगधर प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम से जैसे ठोस, द्रव या गैस से गुजरती है तब इसकी प्रकिरणित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त क्या होता है इनमें से? तो वह होता है लेजर बीम। आंसर सी हो जाएगा। सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो सीडी की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, इसका कारण क्या है? तो वह इसलिए क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक इनमें से कौन सा है? दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक इनमें से क्या है? तो वह है आवृत्ति मॉडुलन। श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉडुलन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह किस प्रकार का होता है? तो वह होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो वह बनता है उल्टा एवं वास्तविक। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, इसलिए एक आंख के बजाय दो आंख का होना अत्यधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है,
पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख परिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणें के निम्न घटकों में से किसके कारण होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो वह है अल्ट्रावायलेट प्रकाश या अल्ट्रावायलेट किरण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभाव मंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंख से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाली उच्च तरंगदैर्घ्य के परावैंगनी विकिरण से आँखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का जो साइंस का प्रैक्टिस 5 था वह समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।